नमो हरियंताण नमो सिद्धार्थ नमो हरियंताण नमो बोले सब नामना वैसो पंचन बकार सब अपना सर्व गण जो सजो मंगलाओ सर्व अरिष्ट प्रणाम सर्व विष्णु दयाय चक्रवर्ती पिता श्री गौतम स्वामी नमः अज्ञान तिमिराज्ञानं ज्ञानं विनाशनाय नेत्रं निमित्तं तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले आप ना इसको प्रश्न वो पूछ लो, तब तक मैं एरिया वैया कर लेता हूँ। एरिया ही बाकी इसलिए मारे को पंकज पंकज चांदी होल्ड करे या बेच दे होल्ड इट बोलो, कोई प्रश्न ही नहीं है, सेशन पूरा हो गया क्योंकि आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे प्रॉब्लम मुझे ही है और इसीलिए कहने की बात ही नहीं है। सुबह से मुझे अलग अलग जगह से फ़ोन पर फ़ोन मैसेज आ रहे हैं। मुझे पता नहीं था, मैं रात को जब बोला तब भी मैं क्या कितने दिनों से मैं न्यूज़पेपर आ ही नहीं रहा है मेरे पास, तो न्यूज़पेपर भी चेक नहीं किया और मैसेज भी देख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ। धर्मप्रेमी संदेश न्यू एडिशन बाहर पढ़ निकल रहा है, तो मैं तो ऐसे ही बोला था कि सोना चांदी ऊपर जा रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था। तो लोगों के मैसेज आते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ ऊपर जा रहा है भी करते ऊपर जा रहा है। मगर कहने की वो कैसा होता है पता है, ये लोग भी क्या करते हैं, जो प्लानिंग करने वाले होते हैं वो लोग प्लान करते हैं, फिर अपने आगे के प्लान के बारे में मतलब एक्टिव होते हैं या तो फिर आराम करके सो जाते हैं। वो अपना जो उसको क्या है, इसको मेडोना इफेक्ट या ऐसा कुछ, मेडोना इफेक्ट या ऐसा कुछ शब्द, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है कि एक पत्ता होता है, उस पत्ते के आधार पर दूसरा पत्ता मान लो है, दूसरे के पत्ते का ताश का महल आपने देखा होगा, ताश का एक पत्ता हटा दो तो पूरा धराशायी होता है, अथवा तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर लगे हुए एक पत्ता हटाते हो धीरे 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 सब गिरता 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 एक साथ 100 पत्ते गिरते धीरे 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 करके पूरे पूरे, उसे डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो ये लोग कहीं पर पिक्चर में नहीं आते, क्यों नहीं आते? तो कि वो डोमिनो इफेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना वो उनको पता है। तो वो लोग सिर्फ एक पॉइंट में ही वो एक्टिव होते हैं, बाकी का वो पॉइंट आगे के पॉइंट को धक्का मारता है, आगे के पॉइंट को धक्का मारता है। ऐसा करते 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 पूरे मार्केट क्रैश होते हैं। मार्केट क्रैश होना है या तो फिर और किसी को गद्दी पर बिठाना है, किसी को गद्दी से उतारना है, या तो कहीं पर वॉर चालू करना है, तो वो लोग क्यों पिक्चर में नहीं आते? तो इसका डोमिनो इफेक्ट को समझना पड़ेगा आपको। एक तो डोमिनो इफेक्ट यदि आप समझ लो और एक ट्रायंगल इफेक्ट को समझ लो, तो ट्रायंगल इफेक्ट और डोमिनो इफेक्ट दोनों को समझ, जैसे यदि किसी को क्रैश करना है तो डोमिनो इफेक्ट, और यदि किसी को कंट्रोल करना है या तो किसी पर राज करना है तो ट्रायंगल इफेक्ट। दोनों इन लोगों की एक मास्टरी है और वो मास्टरी समझना है आपको। इसीलिए क्या होता है क्या कि इन लोगों ने राज जो करना था वो कभी भी डायरेक्ट नहीं किया है, इनडायरेक्ट किया है। क्यों? तो कि वो लोग संख्या में बहुत लिमिटेड लोग हैं। आप लोग इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। अब लिमिटेड लोग संख्या में हो और पूरे वर्ल्ड पर राज कैसे करेंगे? तो हमेशा भाई राज किसी पर भी करना है, किसी को भी अपने कंट्रोल में लेना है, या तो किसी के ऊपर भी हमें बादशाह की तरह रहना है। तो पुराने ज़माने में तो भाई चक्रवर्ती था, 6 खंड का मालिक था या ऐसे, तो वो पुण्यशाली था। शक्तिशाली लोग ओपन में राज करते हैं, मगर कोई आज के ज़माने में 5वें आरे में कोई ऐसा पुण्यशाली या शक्तिशाली दिख नहीं रहा है कि जो खुली छाती से राज करे। मगर राज तो करना ही है, फिर भी तो क्या करना है? तो कि दूसरों के कंधे पर बंदूक फोड़ने की बंदूक फोड़ना है
और नाम भी नहीं आना चाहिए कि मैंने सामने वाले का मर्डर किया, तो फिर क्या करने का, तो कि दूसरों के कंधे पर मर्डर करने वाले। तो इन लोगों ने क्या किया है आज तक, ये सातिरता से ही राज किया है 400 साल से, और वो सातिरता से राज किया है। तो मान लो भगत सिंह ने या तो सुखदेव ने, राजगुरु ने, शहीद उधम सिंह हो गए, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड कर दिया, तो उसको मारने के लिए वो लंदन पहुंचकर वहाँ पर वो उसको मार डालता है। मगर ये सब लोग जिन जिन लोगों ने अंग्रेज ऑफिसरों को मारा, क्या हकीकत में उन लोगों ने सही टारगेट पर निशान लिया कि वो लोग निशान उसका सही निकला कि गलत हुआ? तो कि निशान उसका सही होने पर भी गलत था। क्यों? हम उनकी बहादुरी की मना नहीं करते, भगत सिंह हो या तो शहीद उधम सिंह हो, उन लोगों का जो था, क्योंकि उन लोगों को ऐसा परेशान कर दिया था कि उन लोगों को बस दिमाग में यही है कि यही सबसे बड़ा विलन है, गुंडा है। हकीकत में वो तो पपेट था। यहाँ पर जो लोकल लेवल पर जो भी अंग्रेज ऑफिसर अत्याचार करता था, वो तो पपेट था। उसको यहाँ पर नॉमिनेट करने वाले या रिक्रूट करने वाले जो थे, उसके ऊपर के ऑफिसर थे, उसके ऊपर के ऑफिसर को ऑर्डर करने वाले उसके ऊपर के ऑफिसर थे, उसके ऊपर के ऑफिसर को ऑर्डर करने वाले उसके ऊपर के। तो इस प्रकार पूरी चेन देखने जाए तो टॉप अथॉरिटी में जो है वहाँ तक तो वो लोग पहुँचे ही नहीं कभी भी जिंदगी में। भगत सिंह नहीं पहुँचा है, ना सुखदेव पहुँचा है, ना 10 लाख लोग जो शहीद हुए वो कभी पहुँचे। तो इस चीज़ को जीतना हो तो कैसे जीतना? तो उन लोगों ने जिस विचार को आगे बढ़ाकर पूरा कंट्रोल किया है विचार के माध्यम से, तो ये वॉर है ना, कोई व्यक्ति के सामने नहीं है, ये वॉर एक प्रकार से विचार की वॉर है। हाँ, और साथ में व्यक्तियों का भी साथ लिया है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति है ही नहीं इसके पिक्चर में। तो इन लोगों ने व्यक्ति को, हमारे यहाँ व्यवहार और निश्चय दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब काम पूरा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि आप क्रिया करो, और निश्चय में ऐसा कहा जाता है कि उस क्रिया के मर्म को जानो। हाँ, उसका मर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वो जानो। इसी प्रकार ये अभी सॉल्यूशन मोड पर मैं जा रहा हूँ, पहले सॉल्यूशन मोड पर जाने के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि हाँ, तो व्यवहार हमेशा व्यक्ति को देखता है और निश्चय हमेशा विचार को देखता है। तो वो किससे मोटिवेट है? कि मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, या तो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, या तो मैं किताब लिख रहा हूँ, तो मैं किससे मोटिवेट हूँ? मेरे बॉस कौन है, या तो मुझे किसने ये ऑर्डर किया है, तो मेरे अंदर किसके विचार है, उसके आधार पर ही मेरा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। मेरे हर निर्णय के पीछे वो विचार का मोशन रहेगा, क्योंकि उसका सपोर्ट रहेगा। अब यदि मेरे विचार में सात्विक कर दूं, तो कोई मुझे कितना भी समझाना है कि हाँ, कोई मुझे कितना भी कोई गलत गलियों में खींचना चाहे, मैं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। कोई मुझे बिगाड़ना चाहे तो मैं नहीं बिगड़ रहा हूँ। क्यों नहीं बिगड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरा विचार का स्टैंड पॉइंट एकदम क्लियर है, मेरा फंडा एकदम क्लियर है, मेरा विजन एकदम क्लियर है। तो मैं किसी ट्रैप में नहीं फंसूंगा। हिप्नोटाइज जो लोग होते हैं ना, वो हिप्नोटाइज कौन लोग होते हैं पता है? हमेशा हिप्नोटाइज 2 लोग नहीं कर सकते। इन 2 लोगों को आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हो। किन 2 लोगों को? जो एकदम बुद्धिशाली हो, विशिष्ट प्रज्ञा वाला हो, और जो एकदम पागल हो। बीच वाले को आप आसानी से, हाँ, आप कंट्रोल कर सकते हो, हिप्नोटाइज कर सकते हो, और उसको अपने विचार उसके दिमाग में डाल सकते हो। जो मिडिल स्टेज में है, जो मिडिल स्टेज में नहीं है, जो एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच गए, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके दिमाग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बराबर है? तो ये समझना है। तो एक तो डोमिनो इफेक्ट। तो डोमिनो इफेक्ट के कारण क्या होता है कि आप आंख बंद करके उस पर ब्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्यों? तो कि करने वाला तो भाई जनरल डायर था,
और जनरल डायर ने भी नहीं किया है। देखने जाए तो हत्याकांड तो पूरा इंडियनों ने किया है। इंडियनों की हत्या इंडियनों ने ही की है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड में जो गोली चलाने वाले थे वो कौन थे? सब इंडियन थे। टोटल इंडियन थे, आर्मी इंडियन सिपाही थे। उसको ऑर्डर देने वाला भले ही जनरल डायर हो, मगर उसको वो एग्जीक्यूट करने वाले तो इंडियन थे, लोकल। इसी प्रकार वो सेम थिंग जो 1918 में बनी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 18-20 के आसपास है, वो सेम टू सेम थिंग कोविड के टाइम बनी। कोविड के टाइम यानी कोविड के ठीक 1 साल पहले बाद 2021 ले लो या तो 2020 ले लो, तो आप लोगों को देखो तैयार किया गया कि यदि कोई मास्क बिना मास्क पहने यदि है तो आप उसको टोको, आप उसको मास्क पहनाओ। घर घर में ये लड़ाई चल रही थी। यदि कोई बिना वैक्सीन वाला है तो आप उसको वैक्सीन के लिए मोटिवेट कीजिए। और इंडियनों ने ही, इंडियन जो जिस पर आपको भरोसा था, ऐसे डॉक्टर्स ऐसे इंडियंस ने ही आपको मोटिवेट किया वैक्सीन लेने के लिए, तो वो भी एक प्रकार का हत्याकांड था। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड गोली से हुआ, तो ये गोली से नहीं हुआ है, ये इंजेक्शन से हुआ। ये एक हत्याकांड अलग प्रकार का हुआ, मगर वो हुआ किससे? तो इंडियनों के माध्यम से इंडियनों को मारा गया यानी कई सारी जगह पर केओस हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, घर घर में झगड़े हुए, ग्रुप में झगड़े हुए, कई सारी जगह पर किसी को नहीं लेना है, किसी को जबरदस्ती लेना है। तो ये क्या हुआ? डिवाइड एंड रूल हुआ। तो हर जगह पर इन लोगों का यही स्ट्रेटेजी रहा है कि इन लोगों ने जो शक्तिशाली समुदाय थे या तो जो मेजॉरिटी में थे, इन लोगों ने मेजॉरिटी समुदाय की ताकत को तोड़ दिया और फिर कंट्रोल किया। समझ में आ रहा है? आज हिंदुस्तान में कितने % हिंदू है? यदि कोई मुझे पूछे तो मैं कहूँगा 70% होंगे 70%, बराबर है। अब 70% हिंदू का चलता है कि कुछ माइनॉरिटीज़ का चलता है? माइनॉरिटीज़ का चलता है। इतनी बड़ी संख्या में हिंदू होने पर भी हिंदू का कुछ चलता है? पॉलिटिशियंस जो हिंदू का नाम लेकर आए हैं वो भी लाचार दिख रहे हैं। आप समझ रहे हो? माइनॉरिटीज़ का क्या डेफिनेशन क्या है? माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन में तो ये फिट ही नहीं बैठ रहे हैं। इसका 10% से अंडर में वही माइनॉरिटी है। हाँ, ये तो 20% से ऊपर हो गए। अब माइनॉरिटी टैग हटा सकते हो उसका? माइनॉरिटीज़ के पास मेजॉरिटी लैंड है वक़फ़ के नाम से, और सिर्फ उनका ही नहीं लेते, हम तो क्रिश्चियनों का भी ले लें। तो क्रिश्चियनों के पास कितनी ज़मीन है हिंदुस्तान में? बहुत सी। कितने पावरफुल इंस्टीट्यूशन है उसके पास? तो हिंदुस्तान और धीरे धीरे वो लोग कैसे कन्वर्ट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे। मतलब कि 1947 के पास तो आपको ये एहसास भी था कि हम गुलाम हैं, अब तो ये एहसास भी खत्म हो गया। और वो सबसे बड़ी गुलामी है जिसमें आपको अपनी गुलामी का एहसास भी ना रहे और आप गुलाम। संघर्ष ही खत्म हो गया ना, आप संघर्ष करना ही बंद कर देंगे। अब तो उल्टा सामने से वरमाला पहनने के लिए खड़े रहेंगे कि मैं रेडी हूँ, ले मेरा गाल थप्पड़ मार दी मुझे। क्यों? क्योंकि इतना पावरफुल होने पर भी, हिंदू मेजॉरिटी होने पर भी आज बेबस और लाचार क्यों है? क्योंकि बस यही कि थोड़े लोगों की स्ट्रेटेजी, और इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी और इतना पावरफुल प्लानिंग के कारण, मैं ये आपको बताता हूँ, ये ट्रायंगल इफेक्ट। ये ट्रायंगल में सबसे नीचे पब्लिक है, पब्लिक है। पब्लिक को उलझाए रखना है तो उसको जन्म, पढ़ाई, नौकरी, शादी, रिटायरमेंट, मृत्यु, इसके अलग अलग एंगल्स में उसको ऑक्यूपाइड रखना है। इतना ऑक्यूपाइड कर दो कि उसको नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए।
उसको पर्सनल इश्यूज इतना होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक जमाने में घर के अंदर एक व्यक्ति कमाता था और 8 लोग खाते थे, 7 लोग 10 लोग खाते थे, बाकी सब लोग थोड़े फ्री रहते थे, लेडीज मेंबर्स भी थोड़े फ्री रहते थे, धर्म कर्म करने के लिए जा पाते थे। हाँ, कोई घर के अंदर कमज़ोर हो शारीरिक रूप से तो भी वो संभल जाता था। आज हालत क्या है पता है? करोड़पति के घर में भी यदि शारीरिक रूप से अक्षम और कमज़ोर विकलांग बच्चा पैदा होता है ना, ऑटिज्म वाला, या वो अनाथ आश्रम में रख रहा है। इतने सेल्फिश हो गए। और हस्बैंड को भी कमाने जाना है, वाइफ को भी कमाने जाना है, तो बच्चे की संभाल कौन करेगा? तो बच्चा जाना है अपना। बच्चा इसलिए पैदा नहीं करना है क्योंकि कोई उसको संभालने वाला है नहीं। हाँ, कि दोनों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हस्बैंड और वाइफ दोनों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, दोनों सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों ऑक्यूपाइड हो गए। अब वो ये नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज पर वो ध्यान नहीं दे सकते। उसको जो मिला EMI भरने में पूरा हो जाता है उसका। समझ में आ रहा? तो कहने की बात इतनी ही है, तो ये जो पब्लिक है उसको यदि वो समझ भी ले तो क्या उखाड़ लेगा? समझ भी ले तो क्या उखाड़ लेगा? इन लोगों का भरोसा देखो कितना, क्योंकि उसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर कौन है? पुलिस है, आर्मी है, कोर्ट बैठी हुई है, अनवांटेड कानून है, मतलब कि मीडिया है, मीडिया का डर है आपके अंदर। सज्जन आदमी को मीडिया का डर रहेगा कि दुर्जन आदमी को मीडिया का डर रहेगा? सच बोलो, किसको ज्यादा डर रहेगा? कानून का डर सज्जन को है कि दुर्जन को है? मैंने पहले भी पूछा था कि यहाँ पर इस प्रवचन में कि पुलिस का डर सज्जन को कि दुर्जन को? कानून का डर। अब कानून बनाया है सज्जनों की रक्षा के लिए, हकीकत में ऐसा होना चाहिए, अगर कानून सज्जनों की तो रक्षा ही नहीं कर पा रहा है, तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए कानून है, सज्जनों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं है। आप समझ रहे हो? तो कानून की मूल धारणा ही बदलती गई है। न्याय देरी से मिलता है तो अन्याय है, ऐसा न्याय शास्त्र का नियम है। और सबसे ज्यादा देरी न्यायालय में होती है, न्याय में। मुझे तो आश्चर्य तब लगा जब अजमल कसाब जैसा एकदम ओपन केस था। ओपन केस समझ रहे हो आप? एकदम कि सब इतने चश्मदीद गवाह है, इतना फुटेज है, मान लो इतने वीडियो रिकॉर्डिंग है, इतने ये है वो है, फिर भी कितने साल लगे उसको फांसी देने में? और वो भी फांसी क्यों दी? तो कि चुनाव में लाभ पाने के लिए फांसी। तो कहने की बात है कि फिर भी तो ये पब्लिक के ऊपर कौन है? पुलिस वगैरह है, बराबर है? पुलिस लो है कंट्रोल करने के लिए। अब पुलिस लो वगैरह के ऊपर कौन? तो गुप्तचर विभाग है। गुप्तचर विभाग के ऊपर कौन है? तो कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के ऊपर कौन है? तो कि मल्टीनेशनल कंपनीज है 2000+ कि जो उसे फंडिंग करती है इलेक्शन जीतने के लिए, और जो इलेक्शन जीताता है वो ही कायदे कानून बनाता है, क्योंकि इलेक्शन उसने जीता है और कौन सी पार्टी को बिठाना वो उन्होंने तय किया है, तो उनके इशारे से ही चलना पड़ेगा। यदि नहीं चलेंगे तो उसके बाप बैठे हैं ऊपर। अभी जैसे इसमें इंडियंस भी इन्वॉल्व है, अंबानी भी इन्वॉल्व है, अदानी भी इन्वॉल्व, ऐसा भी होता है ना? अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे इन्वॉल्व है। तो मल्टीनेशनल कंपनी है, अदानी की मल्टीनेशनल कंपनी है ना, इंडिया में थोड़ी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, उसके पोर्ट्स अलग अलग कंट्रीज में है। तो कि अदानी भी मल्टीनेशनल कंपनी का एक किरदार निभा रहा है, अंबानी भी निभा रहा है। भले इंडिया में रहते हैं मगर वो मल्टीनेशनल कंपनी के ही एक नुमाइंदे हैं, बराबर है? इसी प्रकार अक्षय कुमार इंडियन है कि कनाडा का भी सिटीजन है? तो कनाडा का नहीं, कनाडा की सिटीजन है उसकी ओरिजिन, तो कनाडा का है, कनाडा का है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग जो इसको इंडियन मान रहे हो, इंडियन ना भी हो। हाँ, तो यहाँ पर मैं इतना ही कह रहा हूँ। तो 2000+ मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जो इसको फंडिंग करके इसको जिताती है। तो वो लोग इस बिल गेट्स का फोन आता है तो नरेंद्र भाई मोदी को बात करनी पड़ती है। क्यों? ऐसा क्या है बिल गेट्स के अंदर कि एक राष्ट्र का
प्रधानमंत्री भी उसको रेड कारपेट वेलकम कर रहा है, ऐसा क्या है? तो समझना पड़ेगा आपको कि कुछ तो है। तो 2000 प्लस मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर कौन है? तो कि उसके ऊपर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे वो टोयोटा है, चाहे वो मोन्सांटो है, चाहे वो IDN, हाँ, कौन सी अभी बोल रहा था, अमेजोन है, और फिर गूगल वगैरह टेक कंपनियाँ, जायंट टेक कंपनियाँ हैं, फेसबुक वगैरह, मेटा। अभी हुआ क्या पता है कि एक प्रश्न आया कि भाई इंडियन पिक्चर्स के ऊपर, मूवी के ऊपर सेंसर बोर्ड है, तो ये OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है? किसी को क्वेश्चन नहीं होता है? तो क्वेश्चन तो होना चाहिए ना भाई। हम आप थिएटर में जाकर जो मूवी देख रहे हो, वहाँ तो कितने सारे कट्स लगते हैं। हाँ, OMG 2 बनी तो कितने सारे कट्स हो गए, तो ये सब कट्स लगते हैं। तो यहाँ OTT तो ओपन दिखा रही है सब कुछ, टोटल नंगा नाच कर रही है इंडिया में आकर। तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन होना चाहिए, और उसको इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? इतने सालों से चल रहा है, 2020 के पहले से चल रहा है OTT, अब 2026 आ गया, और आप मान रहे हो कि इतना पावरफुल है प्रधानमंत्री वगैरह। प्रधानमंत्री को पता है कि मेरी मर्यादा क्या है, कि मुझे किसने स्थान, कौन से, मुझे किसने इस पर, यहाँ इस सीट के ऊपर बिठाया है, और मेरी मर्यादा क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरा पावर क्या है, वो प्रधानमंत्री को पता है। और इसीलिए गुप्तता का शपथ लिया जाता है। आपको पता है, ओथ लेते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, वो ओथ लेता है। वो किसकी ओथ लेता है? गुप्तता की जो शपथ ली जाती है, अक्षुण रखूंगा। हाँ, तो वो गुप्तता की शपथ जो ली जाती है, वो किसकी ओथ लेते हैं? वो भी तो गुप्त है। वो यदि ओपन होता तो फिर गुप्तता की शपथ का कोई मतलब ही नहीं रहता कि मुझे कौन कौन सी बात गुप्त रखनी है। मगर वो ओथ होती है जो पूरा सिस्टम जिन्होंने बिठाया है डेमोक्रेसी का, वो सिस्टम की पोल खोलनी नहीं है आपको। समझ में आया? तो डेमोक्रेसी की पोल खुल जाएगी तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा डेमोक्रेसी पर से, और फिर क्रांति हो जाएगी, रिवॉल्यूशन हो जाएगा। एक बहुत प्रोमिनेंट, एकदम मास्टरमाइंड व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट किया था, यदि वो व्यक्ति का नाम याद आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा। हेनरी फोर्ड ने शायद कहा था कि ये जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम का सीक्रेट्स यदि पब्लिक को पता लग जाए तो 24 घंटे में सारी की सारी बैंक दिवाला निकाल दे और क्रांति हो जाएगी। सभी बैंक दिवाला निकाल देगी और क्रांति हो जाएगी। यदि मैं ऐसा स्टेटमेंट दूं आपको कि अभी जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, तो फिर अभी जो ईरान और इजराइल वगैरह का युद्ध चल रहा है, वो युद्ध बैंक ने करवाया है किसी, तो आप मान सकते हो? मानना इम्पॉसिबल है ना? आपका मानना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप इसलिए नहीं मान सकते हो कि आपको बैंकिंग की अंदर की बातें पता नहीं है। मतलब बैंक का कोई एम्प्लॉय आपके, उसको भी पता नहीं है। मैंने किसी बैंक में बहुत टॉप लेवल पर बैठा था ना, कोई अच्छी सीट पर बैठा था, उसको पूछा कि ये नोट जो छप रही है वो किस आधार पर छप रही है, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड है ना। मैंने कहा कब का खत्म हो गया, 1971 से। तो उसने चेक किया, फिर 2 दिन चेक करके वो आया कि हाँ साहब आप सही बोल रहे हो, गोल्ड स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया है। तो मैंने कहा कि तो तू कर क्या रहा है? कॉइन एक्ट है, आपको पता है कॉइन एक्ट? उस कॉइन एक्ट के हिसाब से देखने जाए, अभी जो बैंक कर्जा देकर पब्लिक को कंट्रोल करती है ना, पब्लिक की एसेट, रियल एसेट जो टोटल कंट्रोल में लेती है। जैसे कि जमीन जो है आपकी, जो 7 पीढ़ी पहले से आपकी जमीन चली आ रही है, वो जमीन बैंक वाले अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि आपने लोन नहीं चुकाई है। तो लोन दिए नकली रुपये में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो करेंसी है एक प्रकार से इसका अभी गोल्ड स्टैंडर्ड का बेस खत्म हो चुका है, तो इसलिए ये तो कभी भी छाप कर दे दो
तो लोन देना है तो वो छाप कर दे सकते हैं, अभी वो छापने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी डिजिट बढ़ा दो उसके खाते में। तो कहने की बात है कि इकोनॉमी का जो बबल है वो फूटने की तैयारी में है, और इसीलिए हमने इस किताब में पूरा डिक्लेयर किया था। और किताब में तो कब आया, बाद में आया, इसके पहले 2022 का आर्टिकल है, उसके अंदर डिक्लेयर किया था कि ये बबल फूटने की तैयारी में है, अभी 2-4 साल जाने दो। और उस टाइम पर अब जो सोना चांदी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि सोना चांदी के जो दाम बढ़ रहे हैं वो बबल है, हकीकत में आप उल्टा सोच रहे हो। ये जो दाम बढ़ रहे हैं वो बबल है कि हकीकत में दूसरा कुछ बबल है, कि कोई बहुत बड़ा बबल फूटने वाला है, इसलिए सोना चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस अब तैयारी में है, और इसीलिए इसकी पूर्व तैयारी के रूप में सोना और चांदी बढ़ रहे हैं। हाँ, एक आध दिन के लिए नीचे आएगा, थोड़े घंटों के लिए। कभी कभी जैसे चांदी में आया था 34,000 सीधा टूटा था, सीधा 34,000 एक दिन में, फिर वापस वो ऊपर ही गया है। मतलब ओवरऑल देखने जाए तो ये चांदी सोना कुछ कम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि ऑफिशियली वर्ल्ड करेंसी के रूप में उसका नाम आ रहा है। जो डॉलर का नाम था वो अभी उसका नाम आएगा। क्यों आएगा? तो कि इकोनॉमी जिस बेस पर खड़ी थी वो बेस खत्म हो चुका है और वो कोलैप्स हो रही है। इकोनॉमी टोटल कोलैप्स हो उसके पहले कुछ लोग जो आपको कंट्रोल करने वाले हैं वो लोग जमा कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर वगैरह। तो सीधे ही आप लोग 1-2 किलो खरीदने के पहले सोचते हो कि यार 3.5 लाख हो गए, 3,30,000 हो गया है, अभी 3 लाख में आ जाए तो मैं खरीद लूँगा। आप 15-20 हज़ार के भाव के डाउन होने की सोच रहे हो, और उसके लिए आप 1 किलो 2 किलो खरीदने की सोच रहे हो। ये लोग टन के हिसाब से खरीदते हैं। जो आपको कंट्रोल करने वाले हैं वो ऐसे लोग तो ऑलरेडी देखने जाए तो 80% 90% तो गोल्ड रॉथस्चाइल्ड फैमिली वगैरह के पास तो ऑलरेडी है। वर्ल्ड का जितना भी सोना है और सिल्वर है वो तो थोड़ा बहुत ही रिलीज करते हैं। मगर कहने की बात इतनी सी है कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि 6 लाख करोड़ मान लो कि गोल्ड रिजर्व है इंडिया के पास। नोट छापी है 33 लाख करोड़ से ऊपर पेपर करेंसी, और लोन दे दिए 290 लाख करोड़। तो इकोनॉमी कोलैप्स होनी ही होनी है कभी ना कभी। ये तो बबल सबसे बड़ा है। इन लोगों ने लोन ही इतने लोन लेने वाला चुका कैसे पाएगा, और वो भी ब्याज समेत? पॉसिबल है? बैंक के नाम से लोन ले लिया आपने फ्लैट में, अब फ्लैट की लोन चुकानी आप 15 साल का 20 साल का वो करके बैठे हो तो चुकानी पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। मान लो 100 लोगों ने लोन लिए, सभी लोग ब्याज भरेंगे, ब्याज के साथ लोन चुकाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है, इतना छापा ही नहीं है उन लोगों ने और देकर रखा है। तो समझ में आ रहा है ना? तो फिर यहाँ पर कौन आपको बचाता है? कॉइन एक्ट आपको बचाता है। मान लो किसी आपकी नज़रों में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो सुसाइड करने की तैयारी कर रहा है, तो उसने लोन ले ली थी और अब चुका नहीं पा रहा है, इसके कारण बैंक उसको टोटल दाना पानी बंद कर रहा है लोन के नाम से। अब वो व्यक्ति सुसाइड करने की सोच रहा है, तैयारी करके, गुंडा आ रहा है, ये आ रहा हो रहा है, और ये व्यक्ति यदि कह दे कि हमने कॉइन एक्ट का अध्ययन कर लिया है और कॉइन एक्ट के हिसाब से तो आपने जो करेंसी हमें लोन के रूप में दी है उसका तो हमने ब्याज समेत क्या, हमने तो लोन के ऊपर इतने चुका दिए कि वो तो उल्टा आपको हमें देना पड़ेगा। तो ऐसा करके वो यदि कहे तो सीधे ही लाखों करोड़ों रुपए की लोन सीधी 200-500 हज़ार में पूरा हो जाए, क्योंकि 1 रुपया नहीं 11 ग्राम का चांदी का सिक्का होता है। कितना? 1 रुपया। कॉइन एक्ट के हिसाब से 1 रुपया ना 11 ग्राम का चांदी का सिक्का होता है। अब वो कॉइन एक्ट के हिसाब से देखने जाए तो फिर ये जो करेंसी हो गई वो क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न। और जैसे ही फ़ोन जाता है बैंक वालों के पास कि कॉइन एक्ट के हिसाब से आप लोगों ने जो लोन दी नहीं वो तो हमने चुकते कर दी, उल्टा अब हम आप पर उल्टा केस करेंगे, तो कई जगह फ़ोन आने के बंद हो गए। आप सॉल्यूशन पूछ रहे थे ना?
तो यहाँ पर कहने की बात इतनी सी है, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके ऊपर कौन है, तो कि उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस वगैरह वगैरह, मतलब कि WHO वगैरह वगैरह है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस वगैरह है, उसके ऊपर 300 लोगों का ग्रुप है, 300 लोगों का ग्रुप है। उसके ऊपर 13 फैमिलीज है, 13 फैमिलीज के ऊपर और एक 13 फैमिलीज है, और उसके ऊपर पूरा एक ऐसा ग्रुप है कि जो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने ही दी है, और जिसे एलियन ये लोग बोलते हैं, वो एलियन नहीं है ओरिजिनली, तो ये वेंतर और प्रेतो का पूरा ग्रुप है, बराबर है। तो सीक्रेट सोसाइटी को जो टोटल कंट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों का काम बस यही है कि वो लोग आपको इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग अलग अलग देव देवी देवताओं में आस्था रखते हो, और आप उन लोग उन शैतानों में भक्ति पूजा और आस्था नहीं रखते हो। आज विश्व के अंदर सैटनिक चर्च बढ़ने लगे जगह जगह पर, और कई सारे जो बाहर से कैथोलिक चर्च है वो अंदर से उन्हीं लोगों का काम कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट कि वहाँ पर वो उन लोगों का अभी वो एक्टिव मोड पर आए हैं, और हम लोग यदि सात्विक आराधना नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी सुरक्षा चक्र नहीं बनाएंगे, तो आप लोग इन लोगों के ट्रैप में तो फंसेंगे, और इन लोगों की जो भी योजनाएं हैं उसका पूरा का पूरा विक्टिम आप बनने वाले हो। पता है आपको 2020 में यहाँ एक सुरक्षा चक्र स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2020 को, और मैंने सुना कि विजयवाड़ा में 5 आंबेल हो रहे थे रोज के सुरक्षा चक्र के नाम से। उसमें एक नमो जीवनम की माला गिननी थी, उसके अंदर 3 संकल्प करने थे। दुष्टों का बल टूटे, सज्जनों का बल बढ़े, नास्तिकता समर्थक व्यवस्थाएं ध्वंस हो, आस्तिकता समर्थक व्यवस्थाएं पुनः स्थापित हो, और राष्ट्रद्रोहियों का पुण्य कमजोर हो, राष्ट्रप्रेम का पुण्य मजबूत हो। ऐसे 3 संकल्प के साथ आइंबिल की पूरी चेन बनानी थी। 30 परिवार 31 परिवार जुड़ जाए, और पर डे का एक आइंबिल एक परिवार का, और ऐसे 30 परिवार यदि जुड़ जाए तो उन लोगों का 30 लोगों का एक पूरा सर्कल बनता है, बराबर है। तारीख 1 से 31 तक, जिस दिन आइंबिल है उस दिन वो परिवार के जिसने आइंबिल किया उसने उसको जाप भी करना है और संकल्प भी करना है। नमो जीवनम का जाप करना है, उसके जाप का बल पूरे 30 परिवार को मिलेगा। इस प्रकार अलग अलग परिवार जुड़ते जाए तो क्या होता है, आप आश्चर्य करेंगे। 2020 से हमारे अभी तो 7 महात्मा हो गए, पहले हम 4 थे, फिर 5 हुए, फिर 6 हुए, फिर 7 हो गए। हमारे 7 महात्माओं में एक भी दिन खड्डा नहीं हुआ है, नॉन स्टॉप आइंबिल चल रहे हैं। कब से? 2020 से। किस लिए कर रहे हैं हम लोग आंबिल? विश्व की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे ग्रुप की सुरक्षा के साथ साथ पूरे विश्व के सभी सज्जनों की सुरक्षा, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की सुरक्षा, पूरे जिनशासन की सुरक्षा। और इन किससे सुरक्षा? तो इन लोगों के प्लानिंग से सुरक्षा, इन दुर्जनों के जो प्लानिंग है, और वो प्लानिंग सारे के सारे मूवी में बता चुके हैं, पिक्चरों में दिखा चुके हैं कि आने वाले टाइम में हम कीड़े मकोड़े कॉकरोच का भी खिलाएंगे लोगों को, फूड क्राइसिस खड़ी करके। आने वाले टाइम में हम गाय का दूध हटाकर प्रयोगशाला में बना हुआ दूध पिलाएंगे। आने वाले टाइम में हम आर्टिफिशियल मीट खिलाएंगे। आने वाले टाइम में हम लोग कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर सील करेंगे। आने वाले टाइम में हम हर एक व्यक्ति को एहसास होगा कि कंट्रोल क्या होता है, तो इसलिए टोटल सर्विलांस पे रखेंगे। मतलब सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, तो सैटेलाइट कितने छोड़े एलन मस्क ने? अच्छा, अभी तो कुछ 2000 कुछ काउंट अभी कल परसों ही सुना था, कितने इसके कंप्लीट हो गए। 2000 लगभग 4000 का आंकड़ा तो पहले, आज से 3 साल पहले आ गया था। 4 से अभी 10 से 12,000 सैटेलाइट छोड़ चुके हैं, और टोटल उन लोगों को 80,000 सैटेलाइट छोड़ने हैं। कितने? 80,000। हाँ, और एलन मस्क ने पूरा
और कितने सारे देशों की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब एलन मस्क चला रहा है। कितने सारे देशों से पावरफुल, गवर्नमेंट से पावरफुल एक अकेली एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स वगैरह वगैरह। सब इंडिया में तो अभी उसको एंट्री नहीं दी है, तो फिर अपना स्टैंड थोड़ा बेटर है कि इसमें क्या बोले। इंडिया में भी आ गया ना वो, बहुत कम है सर का, उसके ऊपर इतना तो मतलब वो टैक्स लग जाए कि बेचना मुश्किल हो गया ना उसको। हाँ टेस्ला आ गया है। टेस्ला तो आ ही गया है ना, टेस्ला उसी का है। पर टेस्ला को इतना देंगे तो अपने महिंद्रा टाटा वो क्या करेंगे? मगर आप लोगों को लग रहा है ना वो सब इसके साथ मिलकर काम करेंगे, उसका ही काम करेंगे वो लोग। जैसे WEF है, मैंने यहाँ जो दिखाया ट्रायंगल, उसमें WEF के जो अंदर कौन नहीं है मेंबर आपको पता है? सब लोग मेंबर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। अंबानी भी उसका मेंबर है, अदानी भी उसका है मेंबर, सदगुरु भी उसका मेंबर है। सदगुरु ना, आप समझो जिसका नाम सदगुरु है उसका काम कुगुरु का भी हो सकता है ना। हाँ, क्योंकि WEF के मेंबर्स है। और आप आश्चर्य करेंगे जो वीगन का जबरदस्त प्रचार कर रही है वो श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत का पिताजी संजय घोड़ावत है। वो 2000 करोड़ की, कम से कम 2000 करोड़ की पार्टी होगा उसका पर्सनल, और उसकी बेटी वीगनिज्म का प्रचार कर रही है कोल्हापुर में, आपको देखा होगा, उसके कॉलेज वगैरह सब चल रहे हैं। श्रेया घोड़ावत नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? श्रेया घोड़ावत वीगनिज्म का झंडा लेकर घूम रही है, प्राणियों की दया की बातें कर रही है, दूध दही सब छोड़ना चाहिए ऐसी बातें कर रही है। दूध तो छोड़ने की बात छोड़ो, ऊन की कंबली ओढ़ रहे हैं हम लोग, तो साधु भगवंत जो ऊन की कंबली ओढ़ रहे हैं वो साधु भगवंत भी क्रूर है, क्रूअल है ऐसा। हाँ, मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रही है। जो लोग वूल यूज कर रहे हैं, वुलन को यूज करने वाले भी क्रूर है, क्रूअल है, वो तो सब बोल ही रही है। और झंडा उठाकर चल रही है कि हर चीज में जहाँ भी प्राणी का यूज आता है, प्राणी की चीज का यूज आता है, वो सब क्रूर है जो लोग कर रहे हैं वो लोग। ऐसा बोलने वाली श्रेया को पूछो कोई जाकर कि तेरे पिताजी का क्या स्टेटमेंट है। तू तो तेरे घर पे ही रहती है, तेरे पिताजी के साथ रहती है, तेरे पिताजी एयरलाइंस चला रहे हैं, वो एयरलाइंस के अंदर तो मीट परोसा जा रहा है, उस एयरलाइंस की सीट में लेदर यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या तेरा स्टैंड पॉइंट क्या है, तू बोल। श्रेया घोड़ावत को कोई किसी को पता ही नहीं अंदर की बात है, ये तो रिसर्च किया तब पता लगा कि साले कितने मुखोटे पहनकर आते हैं डबल स्टैंडर्ड लोग। कौन सी एयरलाइन चलाते हैं? और ये श्रेया घोड़ावत खुद WEF की मेंबर है, उसके पिताजी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। प्राइवेट एयरलाइंस है, प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप किया। तो कहने की बात है, आप देखो तो आप लोगों के साथ उठने वाला, बैठने वाला, साथ में रहने वाला कोई बड़ा आदमी भी उनका काम करने वाला हो, एजेंडा कंट्रीब्यूटर, इसको बोलते हैं एजेंडा कंट्रीब्यूटर। तो कहने की बात है ये लोग क्या है, अंदर वालों से ही काम करवाते हैं और उसको ही, और हम लोगों को बस उसकी काम के विचार का यदि पता लग जाए कि ये लोग कौन से विचार से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, टोटल मैकेनिज्म लेना चाहते हैं, RFID चिप की बातें करते हैं जैसे कि, तो आपको समझना चाहिए कि ये आदमी उन लोगों का काम करने वाला बंदों में से है। यदि कोई वैक्सीन का सपोर्ट कर रहा है, यदि कोई मैकेनिज्म को टोटली रोबोट की बातें कर रहा है कि रोबोट आ जाना चाहिए, तो समझ रहे उसमें तालियां मत बजाओ, आपकी जॉब जाएगी। समझ रहे हैं? तो कहने की बात इतनी है कि आप उस विचार को समझ लो तो डोमिनो इफेक्ट का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, और डोमिनो इफेक्ट के साथ साथ ये ट्रायंगल इफेक्ट का भी समझ में आ जाएगा। इसके सिंबल जान लो। मैंने यहाँ पर एक प्रवचन रखा नहीं है, बाकी भविष्य में कभी होगा टाइम भविष्य में, तो सीक्रेट ऑफ सिंबोलिज्म नाम का मेरा प्रवचन चलता है। आज भी बहुत लेट हो गया क्योंकि आज मैं दोपहर को सोया ही नहीं था, और पूरा धर्मप्रेमी संदेश के ओवर वर्कलोड के कारण मैं यहाँ पर आपका टाइम भी गया, मिच्छामीदुक्कड़म आधे घंटे लेट आया, और यहाँ पर आने के पहले थोड़ा मैं सो गया था। तो कहने की बात इतनी है कि आप लोग देखो कि उनके विचार क्या है। जिन लोगों ने नो मास्क नो एंट्री लगाया, उन लोगों ने फिर नो वैक्सीन नो एंट्री लगाया 1 साल के बाद, वो ही लोग यदि नो चिप नो एंट्री लगा रहे तो हम उससे अपने आप को अलग करते हैं। RFID चिप आएगी वो भी आपको कंट्रोल करने के लिए। ये मैं आप मुझे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, मैं सॉल्यूशन के पहले कहता हूँ पहले प्रॉब्लम समझ लो
RFID यदि यहाँ आ जाएगी तो फिर आपको तो ये बताया जाएगा कि आपके बच्चे को RFID लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि आपका बच्चा गुम हो जाता है, आपके बच्चे की चोरी हो जाती है, आपका बच्चा कहीं पर घूमने जाता है, कोई उठा कर ले जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है, आपके बच्चे को ये लगाएंगे तो आपको लोकेशन मिलता रहेगा। इस नाम से बच्चे पर स्टार्ट करवाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़े को भी लगाएंगे, सबको लगाएंगे। क्यों? तो कि भाई ये जरूरी है, इससे ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक का, और गाड़ी की चाबी रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल भी चोरी हो जाता है, आधार कार्ड चोरी हो जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर एक चिप में आ जाते हैं। सिर्फ 20 मिनट का ऑपरेशन करना है, आपके घर के दरवाजे खुल रहे हैं, चोर तोड़ नहीं सकता है, और आपके घर के दरवाजे आप खोल सकते हो, आपके घर के बैंक ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो फिर ये इतनी सुविधा देने वाली चिप आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताओ आप मुझे। जब इसका बेनिफिट बताया जाएगा, जैसे 5G का बेनिफिट बताया, कितनी स्पीड बढ़ जाती है 5G में, अब 6G में तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। तो ये 5G का बेनिफिट जब आया तब आप लोगों ने थोड़ी, अब वायरलेस चार्जर आता है, फ़ोन भी ऐसे आ गए वायरलेस चार्जर। आपको तो बस सुविधा चाहिए, आपको सब फायदे दिख रहे हैं। अब वायरलेस चार्जर के अंदर आप जो वो फ़ोन है उसके अंदर जाएंगे डिटेल में, तो उसके अंदर लिखा है कि इसको इतना नज़दीक रखेंगे सीधा ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर हो सकता है, ये सारी चीज़ें अब इतना पावरफुल है। तभी तो वायरलेस चार्जर है, और कोई वायरलेस जरूरत ही नहीं है इतना। तो जब भी इन लोगों ने बताया आप लोगों को फासला है, तो सिर्फ वन साइडेड ही दिखा रहे हैं। 5G के इतने फायदे हैं, इसी प्रकार RFID चिप के इतने फायदे हैं, वही बताएंगे। जब नुकसान क्या है वो तो मेरे जैसे लोग आकर बताएंगे, और उस पर भी श्रद्धा नहीं बैठेगी, क्योंकि वो अनादिकाल का स्वभाव है कि यहाँ से रिमोट से यदि मैं टीवी की चैनल्स बदल सकता हूँ, टीवी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, तो मैं क्यों खड़ा हूँ, और खड़ा होकर क्यों बटन दबाऊँ? एक रिमोट वाला टीवी, एक बिना रिमोट वाला टीवी, आप क्या पसंद करेंगे बताओ आप मुझे। मेरा उपदेश कहाँ जाएगा? बस यहाँ तालियां बजाकर सब चले जाएंगे, फिर मैं भी चला जाऊँगा आगे, और आप भी चले जाएंगे, और फिर कभी जब ऐसा कोई प्रॉब्लम खड़ा होगा तब जाकर कि हाँ महाराज जी बोल रहे थे कि सोना चांदी ले लेना, हाँ तब जाति स्मरण ज्ञान होता है उसको, महाराज जी तो बोल रहे थे, अगर उस टाइम हमने खरीदा होता तो कितने फायदे में होते आज। अभी तो लोगों को फायदा दिख रहा है, मगर नहीं खरीदने के नुकसान अभी पता नहीं चलेंगे। वो नुकसान तो जब ओरिजिनल क्राइसिस आएगी और आपके रुपये की कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगी, तब पता लगेगा कि यार साला महाराज जी कह रहे थे, हम तो यही सोच रहे थे कि 25,000 बढ़ेगा कि 50,000 बढ़ेगा, तब हम बेच देंगे। अरे तेरा भेजा बेच दे तू एक बार, क्योंकि ये बेचने की चीज़ नहीं है, सिर्फ रखना ही है आपको। और कब बेचना है ही नहीं, जब जिंदगी और मरण का सवाल आए तब ये सिल्वर और गोल्ड आपको निकालना पड़ेगा, तब आपको निकालना पड़ेगा। ये जिंदगी, जीवन और मरण के सवाल के टाइम आपको काम लगेगा। ये खरीद और बेचने की बात ही नहीं है यहाँ पर। मैं अभी भी लोग नहीं समझ रहे, लोग साहब अभी भी बढ़ेगा, लोग फ़ोन करके पूछते हैं, मैसेज करते हैं, साहब अभी भी बढ़ेगा। मुझे एक डॉक्टर है अहमदाबाद का, उन्होंने मुझे पूछा साहब अभी बढ़ेगा, जब बढ़ता है पूछता अभी बढ़ेगा। मेरे साथ वाला आदमी है, वो राइट कर देता है उसको मैसेज, फिर 10वीं बार मैंने कहा उसको जवाब दे कि भाई तू फालतू मेरा टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि तू जब भी पूछेगा वो एक ही जवाब रहेगा मेरा। तो लोगों को क्या है, अभी भी यही समझ नहीं आ रही है कि हम लोग ये इसके लिए आपको थोड़ी कह रहे हैं। आपकी जिंदगी और मृत्यु का जब सवाल आएगा तब ये काम आएगा, ये खरीदने और बेचने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, बराबर है। यहाँ पर 21 प्रोजेक्ट्स की बात, जिस किसी को समझ नहीं हो वो किताब खरीद ले, उसको पढ़ ले, और दूसरी भी 8 भविष्यवाणी वो भी है, वो खरीद ले, और जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो मेंबर बन जाए, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा याद रखो, यहाँ पर जो सॉल्यूशन बताए जाते हैं वो सॉल्यूशन भी मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सपायरी डेट वाले हैं। वो सॉल्यूशन मान लो कि हकीकत में जब प्रॉब्लम का स्वरूप चेंज हो तो वो सॉल्यूशन काम ही नहीं लगेगा आपको।
मैं तो यहाँ बस आपको ऐसा तैयार करना चाहता हूँ कि आप ट्रैप को समझ लो, सॉल्यूशन की ओवरऑल स्ट्रेटेजी समझ लो, अपने आप ही सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, अपने आप ढूंढ लेंगे। मैंने क्या कहा कि आप लोग इन लोगों के प्लानिंग को समझ लो, स्ट्रेटेजी को समझ लो, डोमिनो इफेक्ट को समझ लो, ट्रायंगल इफेक्ट को समझ लो। आप भी अपना एक ग्रुप तैयार करो ना, आप एक यूनाइटेड हो जाओ, आप यूनाइटेड होकर आप भी प्लानिंग करो कि भाई देखो हम लोग आपस में व्यवहार करेंगे तो इसमें बीच में पेपर करेंसी नहीं रहेगी। आप नहीं कर सकते हो ऐसा कोई ग्रुप नहीं बना सकते हो। इसके अंदर हमें पेपर करेंसी बीच में क्यों लानी पड़े? तू तेरी कोई सेवा दे मुझे, तू तेरा 1 घंटा मुझे टाइम दे, मैं तुझे मेरी प्रोडक्ट देता हूँ, तू मेरे पास, तू भी फ्री तो ले नहीं रहा है, तू भी फ्री नहीं ले रहा है और मैं भी फ्री नहीं दे रहा हूँ। तू भी मुझे कुछ ना कुछ दे रहा है ना, तू मुझे टाइम दे रहा है, अपनी स्किल दे रहा है, अपना कुछ एडवाइस दे रहा है, तो मुझे कंसल्टेंसी के भी तो चार्ज होते हैं। हाँ, बार्टर सिस्टम, बीच में पैसा आना ही नहीं चाहिए। हम पैसे के क्यों मोहताज बने? हम एक दूसरे के यूज करें, एक यूनाइटेड एक ग्रुप बना लो। एक बार 15 का ग्रुप बनेगा, वही ग्रुप 150 का बनेगा, 150 की 1500 का होगा कि यार ये लोग बंदे मस्त सर्वाइव कर रहे हैं। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? इसमें इन लोगों के बीच में पैसे ही नहीं आ रहे। क्यों पैसे नहीं आ रहे? इन लोगों का ग्रुप कितना तगड़ा है। क्यों? तो कि इन लोगों को क्राइसिस की कोई इफेक्ट ही नहीं हो रही है। पूरी दुनिया आत्महत्या की सोच रहे हैं, मरने की बातें कर रही है और ये लोग मस्ती से जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उसके पास ऑफिशियल और ओरिजिनल वेल्थ है। बराबर है? रखता हूँ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जय नव जय कृष्ण। जी सर, मजा कर रहे हैं।